बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ अगर मौसम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि इस टाइम मुल्तान का मौसम जो है वो कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश बरसने लग जाती है और कभी तेज धूप होती है। लेकिन इस बदलते मौसम में जो है वो आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं हमेशा बात करती हूँ हमारी सेहत जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत भी है। आपको पता है कि जितना हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, डाइट का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही हम तमाम जितनी भी इस टाइम बीमारियां हैं उनसे काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, आजकल जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां भी हैं, वहीं पर हम देखते हैं हम अपनी सेहत का उस तरीके से प्रॉपर ख्याल भी नहीं रख पा रहे होते। एक तो हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम थोड़ी सी भी टेंशन लेते हैं तो कोई ना कोई ब्लड प्रेशर का मसला आ जाता है या फिर हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में चले जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल का शिकार होने लगें तो अपने लिए 1 घंटे का टाइम जो है वो ज़रूर निकाला करें। अपने लिए टाइम निकालना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। सम टाइम अपने लिए भी टाइम नहीं निकालते और हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा अपने आप पर जो है वो गौर करेंगे, तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी चीज़ों से, इन जहनी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हमारे जो है वो रवैये जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। मूड स्विंग्स, स्पेशली मैं इस बात को यूँ कह दूँ कि अगर मूड स्विंग्स जो हैं वो इंसान में बहुत तेज़ी से इस तरफ आ जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप एक्सरसाइज जो है वो लाजमी क्या करें। चाहे आप थोड़ी बहुत, आपके पास इतना नहीं है कि आप जिम जा सकते हैं, लेकिन आप अगर वॉक करना शुरू कर दें, एक मॉर्निंग वॉक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है कि नमाज के बाद आप थोड़ी देर, आधा घंटा भी अपने लिए निकाल लें, वॉक कर लें, थोड़ी चहलकदमी के साथ किसी गार्डन में चले जाएं। आप थोड़ी ग्रीनरी देखते हैं तो आपका मूड जो है वो बड़ा खुशगवार हो जाता है। तो ग्रीनरी का बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी ज़िंदगी में भी, आपके वैसे भी मूड पर भी। तो जब आपको इस तरह का मौसम होता है तो वैसे इंसान का जितना भी बुरा मूड हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो मूड में चेंजिंग आ जाती है। लिहाजा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम अपने लिए टाइम निकाल रहे होते हैं ना, तो उसमें हम एनालिसिस अपना भी कर रहे होते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम में चेंज आ रही हैं, जिसको हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। तो लिहाजा खुश रहें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और टाइम जितनी जल्दी से गुजर रहा है उसका अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते। कि एक आप कहते हैं कि यार कोई भी टाइम चीज़ हो रही हो, कोई वाक़या हो, तो आपको लगता है यार अभी तो हुआ था। तो ये टाइम जो है वो बड़ा कीमती है। वक्त गुजर जाता है, फिर इंसान को एहसास होता है कि यार काश मैं वक्त पे इस चीज़ को जो है वो कर लेता तो बेहतर था। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के रिपोर्टर हैं माहिर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं आपने, मूड स्विंग्स की और उसके साथ हाँ, मौसम की। मैंने इसलिए की क्योंकि हम लोग इन चीज़ों का खुद भी शिकार रहते हैं। बिल्कुल। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम जब सुबह में आती हूँ तो कोई ना कोई अच्छी बात, कोई इस तरह की जो हम खुद भी उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, तो एक आम बंदा भी उससे बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रहा होता है। तो कोई अगर इंसान को सुबह सुबह नेगेटिव वाइब्स मिल जाए तो सारा दिन वैसे इतने सारे मसाइल, वैसे इतने सारे मसाइल है, इतनी सारी परेशानियां हैं और हम, मुझे लगता है कि हम कहीं खुश रहना भी भूल गए हैं। मतलब अब तो खुशियां तलाश करनी पड़ती हैं। इसलिए तो आप हर प्रोग्राम में ये कह रही होती हैं खुशियां बांटें, खुशियां बखेरें, खुशियां समेटें। हाँ, हम अगर खुशियों को दूसरों में तकसीम करेंगे तो यकीनन हमें जो है वो खुशी किसी ना किसी तरह से मिल जाएगी। तो वो ये कि आप जो देते हैं वो आपके पास लौटता जरूर है। तो आप अगर अच्छा रवैया और एक अच्छी मुस्कुराहट और एक अच्छी बात जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वैसे ही सदका जारिया है, तो आपके पास वो चीजें वापस लौटती हैं एक अच्छे तरीके से। और हमारा तो ईमान का भी ये हिस्सा है और इसमें जो है वो हमने देखा भी है, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही है ना। आप बड़ा एंजॉय करते फिर रहे थे, मैं देख रही थी आपकी पोस्ट, कभी इस्लामाबाद, कभी आप बारिश में। क्या बात है आप, ये जरूरी होता है ना। देखें जितना मेंटली पीस जो है हमारी जो रूटीन है अब आपके सामने ही है, सारा दिन भागना और मुल्तान की गर्मी। लेकिन अब शुक्र है कि 2-4 दिन हो गए, मौसम जो आपने मौसम की भी बात की,
مونسون کا ایک سیزن شروع ہو ہاں۔ چکا ہوا ہے، تو بادلوں کی بھی آنکھ مچولی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ ہاں۔ پرسوں میں سنڈے کی چھٹی تھی، گھر تھا اور اچانک بارش دھوپ میں برسنا شروع ہو گئی، تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ بھی ایک نعمت ہی ہے، بالکل کہ کس ایسے ہی طرح ہے سے جو نا، ہے آپ دھوپ میں بارش ہو رہی ہے اس کا پھر ایک وہ الگ ہی مجھے منظر دماغ میں ہوتا ہے کہ کس طرح حکومت سوچ رہی تھی کہ ہم نے ایک مصنوعی بارشیں برسانی ہیں، حکومتوں کے منصوبے اچھا چلتے یہ رہے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جو ہے ایک خاص رحمت بھی ہے، اگر یہ رحمت رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے لیے بھی رحمت ہی ہے، تو وہ اگر وہ باعث رحمت نہ بن جائے جو ہمارے یہاں پر حالات ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ ابھی موسمی بارش والی آپ نے بات کی، تو پھر نیچر کو آپ جب چھیڑتے ہیں تو پھر نیچر اپنا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کو اب لاہور میں دکھاتی ضرور دیکھیں ہے۔ آسمان 42 ایئر کا ریکارڈ ٹوٹا ہے ہاں جی، بارشوں کا، بالکل۔ اور اتنی بارشیں، ملتان تو اتنی بیئر کر ہی نہیں سکتا، ملتان کا واسطہ کے نظام کئی دفعہ پروگرام بھی ہوا۔ یہاں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو آپ دیکھیں کیا ہمارا یہاں پہ حال ہوتا ہے، یہاں پہ بارش کے بعد جو ہے، اچھا کچھ علاقے ایسے ہیں جو واقعی آدھے آدھے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے وہاں نصیبی پر علاقے تو سارے کے سارے ہیں، اور 42 پوائنٹس آسمان ایسے ڈکلیئر کیے گئے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ وہ اکثر ہم تاریخ ملتان کی تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، تو عمران وہ اکثر کہتے ہیں کہ ڈوگ جی یہ جو ملتان ہے، کیونکہ اس کی جو سطح ہے، جیسے شاہ رخ علم دربار ہے اس کی کافی بلند ہے، قلعے کی بات کریں تو جو جہاں پر سارے لوگ آباد ہیں وہ جگہ جو ہے وہ نچلی سطح پر ہے، تو جب بھی کبھی ملتان کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ ڈوبے گا تو یہ پانی کا ساتھ جو ہے وہ سارا شہر پانی جو ہے وہ اس کو ڈبو دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، صوفی کا شہر ہے، اور یہاں پر جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی اپنی ایک خاص کرامات بھی ہیں، اور اس پہ ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ لیکن ایک بات اور بھی بتاؤں، رود کوئیوں کی ایک بات چل رہی ہے کہ آپ کے ڈی جی خان اور راجن پور کے ایریا میں محکمہ موسمیات نے اور ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ وہاں سیلاب کا خطرہ ہے، یہاں ابھی ہمارے ایریا اچھا یہ چیز کیونکہ ہم کافی عرصے سے جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں سیلابی صورتحال، جس طرح ہم پچھلے 2 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا، پچھلے سال میں بھی دیکھا، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے جانی و مالی نقصان پہنچتا ہے تو وہ زیادہ افسوسناک ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کی اگر تیاریاں کر لی جائیں اور حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے، خاص کہ جب بھی اس طرح کا موسم آتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ لوگ ابھی سٹیبل اس پچھلے ڈیزاسٹر سے ابھی سٹیبل ہو ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ نیکسٹ کے لیے جو ہے ان کو چیلنجز کا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر حکومت ہماری زندگی تو امتحان ہے، دیکھیں ایک امتحان سے نکلتی ہے دوسرے۔ اچھا ابھی ایسا لگتا ہے نہیں، ابھی آپ ایک چیز سے ابھی مکمل طور پہ نکل ہی نہیں رہے ہوتے کہ ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اچھا یہ مسئلہ ایک تھوڑا کہیں نہ کہیں آپ کا سارٹ آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ آپ کے سر پہ ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ یار اب اس کا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر نکال بھی تو دیتے ہیں، دیکھیں جو بھی مشکلات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یقین آپ کا جو ہے وہ بڑا، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا ایک توکل جو ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو عقل بھی دی ہے، کوشش بھی صحیح کا لفظ ہوا ہے قرآن پاک میں نا، یہ تو نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے نا آپ اللہ پہ ڈال دیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کو پیدا کیا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو اس بارے میں کہ ایک پوری ریاست کو چلا رہے ہیں تو وہاں ایک عام بندے کا، ایک غریب بندے کا ایک احساس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو ریلیف کے تو ہم آج کتنے ٹائم ہو گیا ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، دیکھیں جب مشکلات بڑھتی ہیں تو پھر وہی بنگلہ دیش والا حال ہوتا ہے۔ ہاں جی وہ ابھی دیکھیں ریسنٹلی ہم نے یہ دیکھا حسینہ واجد کو، اس سے پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان پہ جو ہے ان پہ جبر کریں، اور فوج کو حکم دے دیا کہ اسٹیٹ فائرنگ کر دیں، اور وہاں پہ بنگلہ دیش میں یہ ایک اسٹوڈنٹ تحریک چلی ہے اور تحریک نے ڈبو کے رکھ دیا ہے 15 سالہ حکومت کو، حسینہ واجد کی 15 سالوں سے وہ کر رہی تھی، تیسری مرتبہ وہ وزیر اعظم وہاں پہ وہ ابھی دیکھیں نا وہاں کیا صورتحال بنی، مطلب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں حالات خراب ہیں، لیکن ہم دیگر ممالک کی بھی بات کریں تو باہر کے ممالک کے حالات بھی جو ہیں انفلیشن نے پوری دنیا کو لپیٹے میں رکھا ہوا ہے، پوری دنیا، چاہے یورپ کیوں نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے جو دوست رہتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، پہلے تھا کہ اب وہاں پہ بھی آسان نہیں ہے زندگی۔ ویسے ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مزمل بات کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں مزمل بات کر رہا ہوں، ایڈوکیٹ ملتان
جی جی میں عمران بھائی کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ ہر موقع پر جو وکلا کے جتنے بھی کاز کے ایشوز ہوں، کسی بھی حوالے سے فائلین کے ایشو ہوں، وہ یہ بڑے اچھے طریقے سے روئی پر مطلب کہ اپنی رپورٹنگ کا جو ہے نا ایک حق ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں اس حوالے سے انہیں جی جی اپریشیٹ کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے. بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ مزمل، آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ نے ایکنالج کیا، آپ کا بہت شکریہ. ہمارا یہ کام ہے ویسے، اور کہیں نہ کہیں مزمل بھی مجھے ویسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس وکلا، یہ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں مزمل، میں پہچان گیا ہوں. یوتھ کے لیے یوتھ کے ان کا بڑا کردار ہے اور انہوں نے بھی اپنا خاصا کردار ادا کیا ہوا ہے. لیکن ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے سائلین کی آواز اجاگر کرنی ہے. میری چونکہ بیٹ ہے وکلا کرائم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تو اس میں پھر جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بلکہ مزمل ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اکثر چیزوں کو ہم مل کے. اچھا، جہاں ہم اتنے سارے مسائلوں کی بات کرتے ہیں وہاں ہم انصاف میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انصاف ہی تو اب سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اچھا، ہم لوگوں کو افسوس کے ساتھ اب اس لیے ہنسی آ جاتی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اس چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے. ہم انصاف کی تلاش میں، ایک بہتر انصاف کی تلاش میں جو ہے وہ ہم نکلے ہوئے ہیں، پر ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا جس میں ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں یہاں پر فوری انصاف جو ہے وہ مل جائے گا. مطلب لوگوں کو انصاف لینے کے لیے بھی رلنا پڑتا ہے، مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، آپ کو فائنینشلی بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار اسما ایک انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کے ساتھ میری 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے، میں اب نام نہیں لوں گا. وہاں میں نے کہا کہ بہت زیادہ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں اور آپ کے آئیوز کیے کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، اگر مجھے کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو میں اسٹرکٹلی اس پہ جو ہے وہ آئیو کو سزا بھی دیتا ہوں سارا کچھ. لیکن ہمارے ہاں انہوں نے کہا کہ وہ یورپین سسٹم نہیں ہے کہ ایک روم میں بٹھا دیتے ہیں اور سارے کیمرے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کسی سے بدتمیزی بھی کسی کرمنل سے بھی کرے گا یا غلط انداز سے بات کرے گا تو اس کی بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی بھئی ہمارا سسٹم نہیں ہے صحیح طرح. اور پھر اس نے کہا ڈیپوٹیشن پہ بہت زیادہ جو آئے ہوئے ہیں افسران، تو وہ جس نے کنٹیکٹ بیس پہ کام کرنا ہے اسی طرح مستقل ہے نہیں، اسے ڈر ہے نہیں کہ پینشن رک جائے گی یا میری جاب چلی جائے گی. 1 سال کی ان کے پاس وہ ہوتی ہے، کنٹیکٹ پہ آتے ہیں اور 1 سال میں پھر کرپشن بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ خود بھی ہراساں کرنے میں ملوث ہوتے ہیں یا کسی کے اقربا پروری کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا، اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی اپنے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جی سید جنید ممتاز شاہ صاحب نے، جو کہ ٹیکس لا ایکسپرٹ ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. جب بھی جنید آتے ہیں ہم کیونکہ ہم ٹیکسز کی بھرمار کی بات کرتے ہیں کہ اتنے سارے ٹیکس ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جنید ہمیں آگاہ کرتے رہے کہ ابھی نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اس ٹائم ہمارے ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو اتنے سارے جتنے بھی تنخواہ والے ہیں ان بیچارے وہ بھی اس کے زد میں آئے ہوئے ہیں. اگر ہم بہت ساری چیزیں چاہے ہم گروسری کی لے لیں، پہننے کی، اوڑھنے کی، تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیکس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے جی فائنانس ایکٹ آیا تھا 2024، اس کے تحت 1 جولائی سے جو لوگ سیلری ڈرا کر رہے ہیں ان کے ریٹ آف ٹیکس جو ہے نا وہ انکریز ہو گئے تھے. اس کے مختلف سلیب ہوتے ہیں، مختلف سلیب ہیں جن کا پہلے فار ایگزامپل 12.5% پچھلے سال جن کا ٹیکس تھا وہ اس دفعہ 15% انہوں نے کر دیا، جس کا 27.5% تھا اس کا 30% کر دیا. جتنی سیلری زیادہ ڈرا کریں گے اس کا ٹیکس کا ریٹ بھی اس طرح سے زیادہ ہوتا جائے گا. جب سیلری پہلی ڈرا کی لوگوں نے 1 اگست کو یا 2 اگست کو، تو لوگوں کو پتہ لگا کہ جو ان کو سیلری مل رہی ہے اس کے اندر سے تو اچھی خاصی کٹوتیاں ہو گئی ہیں، اور اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی سیلری پچھلے سال سے ڈکریز ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹیکس کی ریشو تھی وہ انکریز ہوئی، ٹیکس کی کٹوتی زیادہ ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی جو سیلری ہے وہ ڈکریز ہوگی. اس کی وجہ سے تنخواہ کا طبقہ جو ہے وہ کافی پریشان ہے، اور لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا فائنانس ایکٹ آیا تھا، کون سا ریلیف تھا جو تنخواہ دار طبقے کی سیلری جو انکریز ہونی چاہیے تھی وقت کے ساتھ. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 15%، 20% انکریز ہو رہی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. انفلیشن ریٹ پوری دنیا میں جو ہے وہ
10 से नीचे है, पाकिस्तान में काफ़ी इंक्रीज है। तनख्वाह तबके का डायरेक्ट इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा उसकी कोई आमदनी का जरिया होता नहीं है, तो टैक्स ज़्यादा लगने से तनख्वाह तबके को बड़ी परेशानियों का सामना है। अच्छा, अब जिसकी अगर हम बात करें कि 40-50 हज़ार तनख्वाह है, तो उसके बाद जो है वो उस बेचारे को इतना टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर वो बेचारा लास्ट में भी जितना बिजली के बिल आ जाते हैं, इतने में तो सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है एक आम बंदे के लिए। तो बिलों से परेशान है, टैक्स से, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से जो है वो टैक्स तो अदा किया जा रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा नरीम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और सबसे पहले तो आज आपका शुक्रिया कि आपने खासकर बांग्लादेश के हवाले से भी अपने प्रोग्राम में बात की है। तो डेफिनेटली बांग्लादेश के साथ हमारा दिल बड़ा धड़कता है, और बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हसीना वाजिद साहिबा ने खुद से ही खराब किए हुए थे, और जो वहाँ की जो आपको मसनूई जो उनकी जो आपको नजर आती है तरक्की या मैशत के या स्टॉक एक्सचेंज के हालात, उसके सामने उसके पीछे मोदी साहब की बड़ी मेहरबानियां रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने हसीना वाजिद को नवाजा है, हमने बांग्लादेश को नहीं नवाजा। और दूसरी बात यह कि जो वहाँ के प्रो बांग्लादेशियन हैं वो आज भी यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि खासकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि हमारे साथ स्टैंड करें। लेकिन हसीना वाजिद ने, आपने देखा होगा कि उसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि हमारा कोई मिनिस्टर ही नहीं वहां पे जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान ने, जैसा कि रात मोहसिन नकवी साहब ने उनकी क्रिकेट टीम को स्पेशली मदऊ किया कि आप जैसे ही आप बेहतर समझे आप पाकिस्तान आइए। तो हमने हमेशा उनके क्रिकेट बोर्ड में, उनकी मैशत में हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये अल्लाह के हवाले हम उनको करते हैं और इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा वक्त आएगा। लेकिन एक बात आपकी तवज्जो से मैं करता चलूँ आसमा, कि जब तक इंडियन पॉलिसीज को यूएन स्ट्रिक्टली कंडेम नहीं करेगा और दुनिया इस चीज को नहीं रोकेगी, तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होने वाले। और आज का जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर जल्दी से मैं बात कंक्लूड कर दूं कि इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तो स्टांस लिया हुआ है, अल्लाह करे कि वो जल्दी उसका फैसला सामने आ जाए। लेकिन इस वक्त हम सबको कुछ सब्र करने की भी जरूरत है। जैसे खान साहब कहते थे सब्र करो सब्र करो सब्र करो और कट्टे और मुर्गियां पालो, तो अब हमें भी इन्हीं चीजों की तरफ देखना पड़ेगा और हमें स्टैंड करने की जरूरत है गवर्नमेंट के साथ। और अगर हम कट्टे और मुर्गियां नहीं पालेंगे, गवर्नमेंट के साथ अब्दुल हन्नान, गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा खड़े ही है। अब क्या करें, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते, खड़े तो है। अब आप कहें कि जी बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। बस जल्दी से कंक्लूड कर दूं आसमा। लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात इस तरह के आ चुके हैं कि कोई भी यहाँ पे आ जाए ना उसके लिए बड़ी मुश्किल है आसमा। ये खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो या एनी अदर पार्टी हो, अब हमें स्टैंड उनके साथ करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हन्नान बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, क्योंकि हमेशा आते हैं ये एक पॉजिटिव बात ये करते हैं कि जी हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम तो हर हाल में सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी करना पड़ेगा। मैं वही कह रही हूँ, चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते, उसके बावजूद हम लोग खड़े तो है, चाहे हालात जिस तरह के भी हैं। टैक्सेस की भरमार है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब जो भी हालात हैं जिस तरह के भी हैं, लोग सरवाइव कर रहे हैं। एक आवाज बुलंद तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और जब चैलेंजेस ज़्यादा हों तो फिर हमारे लिए भी उतना ही फेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम जो है इमरान ये भी बात करेंगे, जहां हम ये देखते हैं कि टैक्सेस की भरमार हो रही है, तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात का शिकार हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पर एक खुद साख्ता महंगाई है, महंगाई तो है नो डाउट, लेकिन एक खुद साख्ता महंगाई है जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात जो हैं वो बढ़ चुकी हुई हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस टाइम जो रेडी बाजार लगाए गए हैं वो कितने मुआविन साबित हुए हैं? आसमा, एक तो बताऊं, रेडी बाजार पहले सब्जी मंडियां होती थी, या आप सड़क पे देखते थे कि रेडियों वाले मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होते थे और हमेशा ये सांस लिया जाता था कि ये महंगी फरोख्त कर रहे हैं, और उनसे पूछते थे तो वो कहते थे मंडी आप जाएं आपको लग जाएगा पता, वहां से ले आते हैं, वो अखराजात होते हैं। और इस तरह जो है वो ये चीज को जो अमल दरामद नहीं हो रहा था, अब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने लगाए हैं। मुल्तान में 14 रेडी बाजार लगाए गए हैं मुख्तलिफ। अब घंटा घर जाएं तो वहां पे भी लगा हुआ है, 450 रेडियों पे मुश्तमिल है। वो ऐसा है कि मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, जैसे घंटा घर है, इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रेडी बाजार लगाए गए हैं। वहाँ पे रेडी वाले जितने उनको एक ही जगह खड़ा कर दिया गया है। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं इमरान। अस्सलाम वालेकुम।
जी अहमद है हमारे साथ बहावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की पुलिसें कब सीधी होंगी, कब गरीब आवाम को जो उनका मतलूबा हदफ है उन तक पहुँचाने के लिए जो उनका मतलब है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम तक ये कब तक पहुँचेगी? मेरी नज़र में तो आम आवाम तक कोई भी सहूलियात नहीं पहुँच रही इस वक्त। जो महंगाई की वजह से गरीब तबका ही मारा जा रहा है और जिस पे तबका सबसे ज़्यादा वही डैमेज है। इस बारे में हम पूछना चाह रहे थे कब तक होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, इस उन्होंने उसी का मैं जवाब हाँ। दे रहा हूँ। मैं कल वहाँ मौके पे गया तो मैं गया, मैंने कहा एक अच्छी सहूलत है और इसका लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दें कि रेडी बाज़ार बने हुए हैं। आप जहाँ पे एक रेडी वाला खड़ा है वो उसने तो जारादारी कायम कर रखी हुई है ना, दूसरे नहीं है, वो अपने मर्जी के रेट लगाए तो रेडी बाज़ारों पे जो है जाके। लेकिन वहाँ जब मैं गया आया किया तो वो कह रहे थे ये रेट जो है ये भी ज़्यादा रेट है जो सरकारी नरखों। सरकारी नरखों का कैसे हमें पता चलेगा? दो तरीके हैं। एक तो जिला इंतजामिया डेली बुनियाद पर एक रेट लिस्ट जारी करती है जो कि मजिस्ट्रेट्स को देती है। मुल्तान में 42 मजिस्ट्रेट्स हैं जो शहर में जिनको एरिया डिस्प्यूट किए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं और वो अपने एरियाज में जाते हैं और उन मंडी वालों को, उन दुकानों वालों को, जितनी भी कोई सब्जी की दुकान है कोई, वहां वो जाके कहते हैं कि भाई ये रेट लिस्ट लें और इसी के मुताबिक फरोख्त करें। जिनको नहीं मिलती, एक है सरकारी जो कीमत ऐप नाम है उसका, आप भी उसमें अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकती हैं कीमत ऐप, और उसमें डेली बुनियाद पे जो पंजाब हुकूमत की जो रेट्स हैं वो हैं, और मुल्तान में भी रेट्स हैं कि सेब का रेट ये होगा, आलू का रेट ये, आप कीमत ऐप देख के भी वो खरीदारी कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ घंटा घर पहुंचा हूँ, मैंने जो पहला इंटरव्यू अच्छा बाजार कायम कर दिया और पहला इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भी महंगे हैं। मैंने कहा क्यों महंगे, कितने लिए हैं? उसने कहा 160 रुपए के ना मैंने ये लिए हैं। मैं फिर जाके उनसे पूछा कि आप रेट लिस्ट दिखाएं, नहीं है, दूसरे के पास नहीं, तीसरे के पास नहीं। तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल है कि किसी एक के पास भी रेट लिस्ट नहीं थी। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिला इंतजामिया की नाकामी है, नाअहली है। 2 दिन हुए हैं इन्होंने फाल किए हैं ये रेडी बाजार। 2 दिनों में फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए थी ना वहाँ पे रेट लिस्ट अवेजा, ताकि जो बंदा जाए रेट देखे, उससे जो मुनासिब लगता है उस हिसाब से जो है वो कर दे। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी तख्तियां लगाई हुई हैं, उन पे रेट मुकर्रर किए हुए हैं। एक तरफ बड़े बड़े मैंगोज, एक तरफ गले हुए मैंगोज, एक तरफ बड़े बड़े सेब, एक तरफ वो गले सड़े तरीके से। तो वो कहते हैं ये जो रेट है वो दूसरे का है। यानी इस तरह से एक धोखाबाजी का जो बाजार है वो सरगर्म है। जिला इंतजामिया इस हवाले से सख्ती, जिस तरह इन्होंने कहा दावे हैं, इंडिकेटर भी हैं। मैं समझता हूँ मरियम नवाज ने अच्छे इंडिकेटर्स दिए हैं कि शहर में रोशनियां, गटर बंद होने चाहिए, सफाई का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। उसके साथ सफाई की मैं बात करूं, आपका 1 करोड़ रुपए डेली का जो आपको अलाउंस मिल रहा है, जो बजट में पास हुआ है सफाई की मद में, आप 1 करोड़ मुल्तान में लगता है। वही ना, हम तो आए दिन जो है वो यही देखते हैं, सफाई के हवाले से सबसे ज्यादा हमें मसाइल हैं। टैक्स बढ़ गए हैं, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि टैक्स बढ़ गए हैं, टैक्स कितने जरूरी है और बेजा जो टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं उसका कितना असर है। क्योंकि इतनी महंगाई है, आप समझते हैं कि इस महंगाई के दौर में जहां आपको बहुत सारी मुश्किलात हैं, जहां आपकी शायद बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ अगर जिनके पास अगर वसाइल हैं या जिनके पास थोड़ी बहुत जो लोग अब जॉब्स कर भी रहे हैं तो वो क्या अहल हैं? आप समझते हैं कि हम लोग इस टाइम इस कंडीशन में है कि हम टैक्सेस जो हैं वो पे करते रहें? जो टैक्सेस से सबसे ज्यादा मुतासर होता है वो होता है तनख्वाहदार तबका, क्योंकि उसका जो टैक्स कट के उसको सैलरी मिल जाती है। बाकी जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो साल के एंड में अपना गोशवारा जमा कराएगी, उसके अंदर वो अपने खाते शो करेगी, उसके बाद बताएगी कि जी मेरी आमदनी इतनी थी, उसके मुताबिक उसका जो टैक्स है वो ज्यादातर पाकिस्तानी तो टैक्स अदा ही नहीं करते। सैलरी तबका इसलिए जद में आ जाता है कि उसका एट सोर्स टैक्स जो है वो कट के पहले ही तो वो कर दिया जाता है। जहां तक जनाब का सवाल है कि आया जो ऑफिशियल्स या जो लोग इन ओहदे के ऊपर लगे हुए हैं वो इसके अहल है या नहीं है, ज्यादातर जो FPR के अंदर पोस्टिंग होती है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू होती हैं। इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर उसकी पोस्टिंग होती है और सेकेंडली पोस्टिंग होती है अगर CSS करें तो वो असिस्टेंट कमीशन लेवल के ऊपर आते हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आते हैं अफसरान। लेकिन हमारा माहौल टैक्स कलेक्शन का इस तरह का बन गया कि उसमें अच्छी खासी करप्शन है। तो करप्शन की वजह से टैक्स का जो कलेक्शन है वो कम है। जब भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा किसी भी नेशन का
تو وہ نیشن ترقی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے چلنا ہے ٹیکس کے پیسوں سے. ہاں یہاں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آیا وہ گورنمنٹ ان پیسوں کا صحیح استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو کرپشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. فائنانس ایکٹ جب سے آیا ہے تو تنخواہ دار طبقہ تو اچھا خاصا اس سے متاثر ہوا ہے. بزنس کمیونٹی بھی کافی زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہے. پچھلے دنوں فلور مل ایسوسیشن نے ہڑتال کی ہوئی تھی. اسی طرح ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ پریشان ہیں. سیکنڈلی جو ریٹیلر ہے, ریٹیلر کے اوپر اب ٹیکس لگ گیا. ڈسٹریبیوٹر کے اوپر ٹیکس تھا, وہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ٹائٹ کر دیا. جو ریٹیلر کا ٹیکس ہے, اب کوئی بھی دکاندار کوئی بھی مال جب ڈسٹریبیوٹر سے لے گا تو اس کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی کر کے ڈسٹریبیوٹر اس کو مال دے گا, جس سے وہ ریٹ آف ٹیکس انکریز ہوگا, پروڈکٹ کی ویلیو انکریز ہوگی, تو ریٹیلر جو ہے آٹومیٹکلی اس کو مہنگا بیچے گا. جب وہ مہنگا بیچے گا تو پھر کام کرنے کے لیے جو ہے کنزیومر جو ہے اس کو مہنگا ملے گا. مزید بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جنید, یہ بھی بتائیں ہمیں, اب جو سلیبس بنائی گئی ہیں, جو جتنا بھی تنخواہ دار طبقہ ہے اس حوالے سے, وہ ذرا ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جو گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنانس ایکٹ کے تحت جو سلیب بنائی ہے سیلری پرسن کے لیے, کہ کس سلیب کے تحت کتنی سیلری کے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا. 6 لاکھ تک جو ہے وہ سیلری ایگزیمپٹ ہے. ایسے لوگ جو 6-7 لاکھ سالانہ سیلری لیتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اچھا, یہیں سے ڈیٹیل آگے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غفار صاحب بات کریں چشتیاں سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ عبدالغفار کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عبدالغفار اسامہ چشتیاں سے 17 جانی سے بول رہا ہوں. چلو بیٹا 17 جانی سے جی کیا کہنا چاہیں گے؟ 7 سال پہلے اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا, یہ بلدیہ کی حدود میں ہے. اب بلدیہ والے ہمیں کوئی کام نہیں دے رہے. تو مہربانی کر کے ہمارے پاس اس حساب سے پہنچا دیں. ہم نے اس حساب سے ریکویسٹ کی تھی, لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. گاؤں میں کچرا اتنا ہے, یہ ہماری گاؤں میں مسجد ہے چوک پر, اس کے ساتھ اتنے بڑے ڈھیر لگے ہیں کچرے کے. پینے کا پانی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم جتنے بھی آدمی ہیں کینے لے کر بازار سے پانی لے کر آتے ہیں. صحیح, چلیں جی. ہم نے اس حساب سے کہا تھا, آج سے 2-3 ماہ پہلے ہم نے اپنی اپلیکیشن دی تھی, تو اس کا ابھی تک کوئی نوٹ نہیں لیا. تو یہ ہمارے گاؤں میں صفائی کا نظام بڑا گندا ہے, بچے بیمار ہو رہے ہیں, گلیاں صاف نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے. ہم بلدیہ میں ہیں, ہمارا ٹیکس بلدیہ میں آپ 7 سال سے بلدیہ میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہر سبزی کا. آپ پھر ویوستھا کی ہماری مہربانی کریں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کی آواز جو ہے وہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں تک بھی پہنچے. یہاں پر پانی کے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, سیوریج کے بہت سارے مسائل ہیں, اور جہاں آپ رہ رہے ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں اتنے سارے صفائی کے حوالے سے بھی اور پانی کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہیں. جب یہ 2 مسائل ہوں تو وہاں پر بیماریاں بھی بہت جلدی جنم لیتی ہیں. تو گزارش ہے کہ اس علاقے کو بھی جو ہے وہاں پر بھی دیکھا جائے اور ان تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. جی جنید صاحب, وہیں سے ہم ڈسکس کریں گے. جی, فائنانس ایکٹ کے تحت ایسے لوگ جو سالانہ 6 لاکھ سیلری ڈرا کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. جو سیکنڈ سلیب ہے وہ ہے 6 لاکھ سے 12 لاکھ. 5% ٹیکس ہوگا اس کے اوپر. جو 6 لاکھ سے اوپر آمدنی ہوگی اس کے اوپر 5% ٹیکس ہے. اس کے بعد ہے 12 لاکھ سے, ایسے لوگ جو 12 لاکھ سے 22 لاکھ کے درمیان سیلری رہتے ہیں اس کے اوپر 30,000 فکس ٹیکس ہے. اور فکس ہے؟ جی وہ فکس ہے. 30,000 تو دینا ہی دینا ہے, کیونکہ 5% جب کریں گے ہم 6 لاکھ سے 12 لاکھ کے درمیان تو 30,000 ہی بنے گا. تو جو 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک ٹیکس ہے وہ 30,000 فکسڈ ہے. اور اس کے اوپر 15% ٹیکس ہے. اسی طرح یہ پچھلی دفعہ یہ 12.5% تھا. ہاں جی, اور وہی تو کہہ رہی ہوں, پچھلی دفعہ جو چینجنگز ہوئی اب پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے جی. اور جو 5% ٹیکس ہے 6 لاکھ سے 12 لاکھ, وہ پچھلی دفعہ 2.5% ٹیکس تھا. تو یہ انہوں نے ٹیکس اس طرح انکریز کیے. اسی طرح جب ہم 12 لاکھ سے سیلری ڈرا کریں گے ہم 22 لاکھ تک, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ انکریز ہو گیا. وہ پہلے 22.5% تھا, تو اب وہ انکریز ہو کے 25% آ گیا. تو اسی طرح جو سلیب ہے انہوں نے انکریز کر کے جو اس کی تنخواہ دار طبقہ ہے جو پہلے ہی پیسا ہوا ہے تو وہ ریٹ آف ٹیکس انکریز کرتی ہیں. جتنا سیلری زیادہ ڈرا کریں گے تو ریٹ آف ٹیکس بھی اتنا اس کا زیادہ لگے گا. تو اس دفعہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے کافی مشکلات ہیں.
اچھا وہی ہے نا کہ ان تمام چیزوں کے جس طرح سے آئے روز جو ہے وہ آپ کا ایک پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چینجنگ جو ہے وہ ہمارے لیے سامنے آتی رہتی ہیں. مطلب اس میں ٹیکسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا گیا اور اس میں پھر مزید ٹیکسز عائد کر دیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے اب مشکلات بڑھ گئی ہیں. مطلب اس ٹائم بھی کرنٹ ہم دیکھیں تو جس طرح سے کل میں دیکھ رہی تھی کہ 10 روز کی توسیع کرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے کیا ریلیف ہے کہ بجلی کے بلوں میں اگر آپ 10 روز بعد بھی تو آپ کو بل وہی ادا کرنا ہے، تو وہ اس میں ایک عام بندے کے لیے کیا ریلیف ہے؟ یا تو یہ کہا گیا ہو کہ جی اگر اتنے یونٹ استعمال کیے ہیں تو ان کو اتنا بل ادا کرنا پڑے گا، جو بل ہے پر جو جرمانہ ہے وہ نہیں لگے گا، لیٹ جرمانہ 10 دنوں میں کہاں سے وہ لے آئیں گے؟ تو یہ ہے یا تو 10 دنوں میں آپ نے مواقع سے پیدا کر دی ہوں کہ یہاں وہی کہہ رہی ہوں نا، یا تو کوئی آپ نے ان کے لیے کوئی بہت بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہو، پھر تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے، لوگوں کے لیے بھی کہیں کہ ہاں جی ہمارے لیے جو ہے وہ حکومت نے ان بلوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رعایت کر دی ہے. لیکن 10 روز کی بس آپ نے ایک ڈیٹ بڑھا دی ہے تو اس سے لوگوں کو کیا ریلیف ملے گا؟ اچھا اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے، اس ٹائم جو کورٹ فیس کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ اس کی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے ٹکٹ میں. ہم نے دیکھا کہ 500 گنا جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اب اس ٹائم جو ہے وہ سائلین بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اس میں ہم وکلا کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی پریشانی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں عمران؟ آسما یہ بڑا اہم ایشو ہے اور لوگوں کو نا اس وقت پتہ نہیں چل رہا. ہوا کیا بجٹ میں جب سیلری ٹیکسز زیادہ لگایا گیا تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اب آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پہلی سیلری وڈرا کی ہے جس کی 12,000 روپے تنخواہ بڑھی ہے اور اس نے 15,000 روپے اضافی جو ٹیکس دی ہے اوپر اس نے کہا یہ تو میرا نقصان ہو گیا. وہ خوش تھا کہ میری جو 25% سیلری بڑھ گئی ہے. سیلری کیا بڑھی ہے؟ گراس پہ بڑھا دی ہے. میں اب اس طرف آتا ہوں. صحیح. یعنی کہ جب اس کا امپیکٹ یا عمل درآمد اس چیز پہ جب شروع ہوتا ہے نا تو اس وقت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس وقت وکلا چیخ رہے ہیں کیونکہ وکلا کو پتہ ہے کہ یہ عوام پہ کتنا بڑا بم گرایا گیا ہے اور کس طرح سے ان کو جو ہے اب بھرنا پڑے گا پیسے. 2 روپے والی ٹکٹ 500 کی کر دی ہے کورٹ فیس ٹکٹ. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کسی پر بھی مقدمہ درج ہو جائے وہ اپنی عبوری ضمانت کروانے کے لیے جب جاتا ہے تو یہ ٹکٹ اوپر لگتی ہوتی ہے. کوئی بھی دعویٰ دائر کرتے ہیں عدالت میں کسی طرح کا بھی، آپ نے آپ کی موٹر سائیکل پولیس والوں نے پکڑ لی ہے، کوئی چیز لے لی ہے اور آپ پھر عدالت وہ کہتے ہیں سپرداری کرواؤ. عدالت میں جاتے ہیں سپرداری کی درخواست سے پہلے وہ اوپر ٹکٹیں لگتی ہیں، ایک ٹکٹ لگتی ہے. اب کیا ہوا جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں اس میں کوئی اگر آپ نے پیشی لینی ہے، کوئی استثناء کی درخواست، حاضری معافی کی درخواست، میرا بندہ ادھر ہے، روزانہ مسلینیس اپلیکیشن اس کو بولتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں کہ میں نے اپنے ایک نیا ایویڈنس دینا ہے عدالت میں نیا ڈاکومنٹ دینا ہے تو وہ ایسے سبمٹ نہیں ہوگا. اس کے اوپر کورٹ فیس ٹکٹ لگتی ہے، اس کے بعد وہ سبمٹ ہوتا ہے. ایک کیس جو سالہ سال چلتا ہے. ابھی آپ نے کہا انصاف کیوں ہمارا انصاف ہی سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. ہر جگہ پہ یہ کورٹ فیس ٹکٹ لگے گی، ایک نہیں لگے گی. جہاں پہ 10 لگیں گی 500 کو 10 سے ضرب لگا لو اور دیکھ لو کہ کتنے پیسے 5,000 بن جاتا ہے. آپ نے کیا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کی نقل ملتی ہے، وہ نقل فارم کے اوپر ایک ٹکٹ لگتی ہے، ایک پیج پہ 500 لگے گا. آپ کے 10 پیج کا فیصلہ ہے تو 500 کو 10 سے ضرب لگا لے. اس کے ساتھ نگرانی کی اتنی بڑی بڑی فائلز بن جاتی ہیں. آسما نیب ریفرنسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ 800 کے پیجز ہوتے ہیں کہ نیب کا کیس جس پہ بنتا ہے، یا جو بڑے کیسز ہوتے ہیں جو نیچے سے چلتے آتے ہیں پھر ہوتا ہے اور اس کا اپیل کے لیے جانا پڑتا ہے سیشن عدالت یا ہائی کورٹ. تو نگرانی جو دائر ہوتی ہے ہر پیج پہ وہ ٹکٹ لگتی ہے. اگر 500 پیج ہوگا تو 500 کو 500 سے ضرب دے دیں. آپ دیکھ لیں انصاف اتنا مہنگا ہو گیا. پہلے 5,000 جا کے دیتا تھا، چاہے علاج ہے چاہے ایجوکیشن ہے، اب انصاف ہے. پہلے 10,000 دے کے نا کیس فائل کروا دیتے تھے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں صادق قریشی بات کر رہا ہوں انجمن تاجران گلا منڈی سے. ادنا صاحب جو ہے نا ورکر ہوں گلا منڈی ملتان سے. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ گزارش یہ میم کہ ابھی کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ٹیکسز کے حوالے سے. یہ وہ پچھلے دنوں گلا منڈی میں اسٹرائک بھی کی گئی، پوری پنجاب کی گلا منڈی ہے بلو
मगर तस्से मस नहीं हुआ कुछ काम ना, कोई लाएमल तैयार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आप बिलीव करें कि जो गरीब आदमी है ना, मुझ समेत, वो मर चुका और पीस चुका इस महंगाई में। बिजली का बिल ऐसे आता है तूफान बन के। आप ये जो घरों में आम रूटीन में पंखे, मोटर या कोई वॉशिंग मशीन या इस तरह की कोई जरूरियात की चीजें अगर कोई बेचारा इस्तेमाल कर भी रहा है ना, तो उसकी जिंदगी जो है ना तबाह और बर्बाद हो गई है। आप यकीन करें, मर गया गरीब आदमी। कोई सोचने वाला नहीं है, कोई खुदारा कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए। रूही टीवी है, वो तो आवाज उठाता रहता है। हम रोडों सड़कों पे भी देखते हैं, सीवरेज का मामला हो या कोई भी मामला हो या प्रोग्राम मॉर्निंग के हो, मगर हमने जिनको वोट दिए, आज यकीन करें हमारे दिल पे खंजर चढ़ रहे हैं। जब हम रोड सड़कों पे जाते हैं, लोग हमें बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। शर्म के मारे हम गर्दन नहीं उठा सकते कि लोग हमें इतना जलील करते हैं कि देखो हमारे बच्चे भूखे मर गए हैं और आप शेर शेर करते थे। आज हमारा जो है ना, यकीन माने, आज हमारा ना शर्म से जो है ना सर झुक जाता है। इतनी तकलीफ होती है कि आपको बयान नहीं कर सकते। सुबह सुबह हर चैनल पे जब देखते हैं ना, तो यही बिजली के बिल, बिजली के बिल। अब तो हमारा एक ही टॉपिक रह गया है जिंदगी का जीने का, वो है बिजली का बिल। ये तो मर जाओ, ये बिजली का बिल पे कर दो। जालिम लोग हैं। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, जी जी जी, इतने जालिम लोग हैं जी। अगर किसी का बिल आ जाता है खुदा ना खासा 10 प्लस 10,000 से प्लस, काटने के लिए फौरन आ जाता है, इस तरह एक सदका जारी हो। ऐसे ये जी बहुत सारी मुश्किलात हैं इदारों की तरफ से, वापडा भी कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल जी। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला रहेंगे। हाँ, बात कर रहा था कि टिकटों इतनी लगेंगी ना, अब क्या होगा, एक आम बंदा जब केस दायर करने जाएगा, उसकी जेब में कम से कम 50,000 होना चाहिए, तब जाके वो केस अपना पूरा करेगा। मिनिमम पहले 5-10 हजार में काम चल जाता था, उसे इंसाफ कुछ ना कुछ मिल जाता था, अदालतें स्टैंड ले लेती थी। अब जिसके पास 50,000 नहीं होगा इस महंगाई के दौर में, उसने अपना हिसाब किताब बार बार करना है अदालतों के बाहर। यानी अनारकी फैलेगी, लड़ाई झगड़े फैलेंगे। इस एक टिकट कोर्ट फीस टिकट। दूसरा, इसमें ना अभी हाई कोर्ट में आज भी पिटीशन लगी हुई है। एडवोकेट हैं अजमत अनीर बुखारी साहबा, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और रियाज गिलानी साहब सीनियर वकील हैं, आज बुलाया हुआ है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी और डिप्टी कमिश्नर को भी। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कोशिश में है कि स्टे हमें मिल जाए जब तक मेन पिटीशन नहीं लगती, और मेन पिटीशन जो अभी वो लेट है, तो उसमें ये है कि ये कोशिश में है कि सस्पेंड हो जाए, ये फैसला जो है अदालत कर दे। तो अल्लाह करे ये हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत ज्यादा मामला खराब होने वाले हैं। फिर लोग अदालतों की तरफ जो देख रहे थे, देर जरूर होती थी लेकिन इंसाफ 3-3 साल लग जाते थे, मिल जाता था। सही। अब इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लॉ में है, आइन में है कि इंसाफ फौरी, सस्ता और घर की दहलीज पे। बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर कभी अमल फौरी वाला तो पहले भी नहीं हो रहा था। हाँ। घर की दहलीज पे चलो हो रहा है, मुल्तानियों को मुल्तान में मिल रहा है, बावलपुर वालों को। एक रह गया सस्ता, वो था लेकिन अब वो भी खत्म हो गया। पूरी दुनिया में जो है इस तरह नहीं है जो यहाँ पे जो अभी ये तसल्लुत हुकूमत ने कायम की है, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि रोजाना इतने केसेस दायर हो रहे हैं, उसका इतनी फीस आएगी और वो टिकटों का बढ़ जाए। ये पता नहीं है कि आम आवाम जो अदालतों में जा रही होती है 50,000 40 टिकटों की मद में दें, फिर 50,000 वकील की फीस दें, 1 लाख किसके पास होगा ये बताएं। अब आज के दौर में एक वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और वो कहाँ से फिर इतने तमाम चीजें। दुआ गो है अल्लाह पाक की आसानियां पैदा करे। और अदालतों में आला अदलिया में गई हुई है पिटीशन, और हुकूमत अच्छा मुजाहरे भी कर रही हैं। हाई कोर्ट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डिस्ट्रिक्ट बार ने 7 दिन मुल्तान में आसमा धरना जारी रखा है, और चौक कचहरी पे उन्होंने खाना पीना वहीं पे, बैठना वहीं, धरना। और 8 अगस्त का उन्होंने कह रखा हुआ है, 8 अगस्त तक हुकूमत ये वापस नहीं लेती तो फिर पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे, चाहे तोड़ फोड़ करना पड़ी, चाहे जो भी करना पड़ा। यहाँ से काफिलों की सूरत में वकला ने मुल्कगीर जो तहरीक है वो एहतजाज और ये चलाने का अंदिया भी दे दिया हुआ है। अब ये हुकूमत को सोचना है कि ये वापस इस तरह की जब कंडीशन या इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो वहाँ पर नुकसान मुल्क बहुत ज्यादा होता है। देखिए मीशत एहतजाज की तरफ
جائیں آپ, چاہے دھرنے کی صورت میں دیکھیں تو ایک عوام کا جو ہم پہلے ہی آلریڈی اداروں میں ٹکراؤ کا خطرناک خطرہ ہوتا بالکل ہے بہت ایسے پرامن طریقے سے اس میں کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ بہتری ہو, وہ انسان کو سٹیپ لینا چاہیے. اچھا, آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے اداروں میں اب ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو ان میں ٹیکسز کی جس طرح سے بھرمار ہے, کیا آیا اس طریقے سے ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں یا معیشت میں کوئی بہتری آ سکتی ہے اس لحاظ سے؟ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ سیکنڈری فیز ہوگا. پہلا جو فیز ہوگا وہ کسی بھی ملک کی ترقی, جیسے بنگلہ دیش کی ترقی ہوئی تو ایکسپورٹ سے ہوئی. ٹیکسٹائل کے اندر انہوں نے ایک ریولیوشنری بوم لے کے آئے. ان کی خواتین جو ان کا آبادی کا تناسب تقریباً 45 سے 50% ان کے بھی ہاں ہے. انہوں نے ان کو جو ہے ورک فورس بنایا. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آدھی آبادی جو کام کرتی نہیں ہے, تو باقی آبادی کام کرتی ہے اس کو بھی صحیح تعین نہیں ہے. جب تک بھی کسی بھی قوم کی ترقی کا باعث ایکسپورٹ ہوتی ہے, ایکسپورٹ بہتر نہیں ہوگی جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی. ہمارے پاکستان میں ایگریکلچر کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر بوم آ سکتا ہے. اگر فارمر کو اسی کی دہلیز کے اوپر مختلف پلانٹس بنا دیے جائیں جہاں وہ اس کی اپنی پروڈکٹ کو صاف کر کے ایک اچھی پیکنگنگ کر دے تو بڑا اچھا آسان ہو سکتا ہے. ٹیکسٹائل کے اندر ہم بڑی ترقی کر سکتے ہیں, آئی ٹی کے اندر ہم بڑی ترقی کر سکتے ہیں. ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ آئی ٹی کے اندر بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یا انہیں ایف آئی اے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اگر وہ اینٹی منی لانڈرنگ کے کیس بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ٹیکسیز ہیں وہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ جو ذمہ داری تھی ایسوسیشنز کی بہت زیادہ ہے. ابھی ایک کالر تھے انجمن تاجران کے, انہوں نے کال کی. ہم ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں عبدالستار صاحب, ہمارے جنرل سیکرٹری عمران غازی صاحب, ہم بار جو ہماری ایسوسیشن ہیں ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں رابطے میں, تو یہ ان کا کردار ہے. تو ایسے یہ کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ماہر عمران آپ کا بھی, اور جنید آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی سردار ویس صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگریکلچرسٹ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی مہران قریشی صاحب, جو کہ سینئر نائب صدر ہیں ٹمبر مارکیٹ سے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں شو میں. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جائیں گے, اس ٹائم زراعت کے حوالے سے بات ہوگی کہ ہمارے زراعت کے کیا کیا مسائل ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے رچ سمجھا جاتا ہے. اس ٹائم کیا کیا مشکلات ہیں, جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے, کیا پالیسیاں جو ہے وہ بنا رہی ہے. اس کے ساتھ جو ہم کسانوں کی بات کریں تو اس ٹائم کسانوں کو کیا کیا مشکلات ہیں, ان کی کیا پریشانی ہے, کیا آیا کسانوں کے مسائل کو حل بھی کیا جا رہا ہے یا وہیں کے جو مسائل ہیں وہ وہیں تک کھڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے ساتھ جو ہے ہماری فصلوں کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس ٹائم ہم دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیا کیا مسائل آ رہے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی جو ہے مہران صاحب سے جانیں گے اس ٹائم ہماری ٹمبر مارکیٹ کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اس ٹائم وہاں پر کیا ہے, روڈز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تاجروں کو اسپیشلی جو ہے وہاں پر کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اپنے آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو علی سردار صاحب سے ہم جانیں گے اس ٹائم کسانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ 64% جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اور نگلیکٹڈ پاپولیشن ہے اس کی نمائندگی کا آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے جو ہمارے لیے کسان کے لیے موسمیاتی چینجنگ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو ایک قدرتی چیز ہے, اس میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا رول ہے. لیکن جہاں تک جن چیزوں کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں ان میں یہ ہے کہ کھاد, بیج, اسپرے یہ کسان کو نہیں ملتا, پیور نہیں ملتا. ایک تو ان کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر ٹیکسز, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ امپیورٹی ہے ان میں. وہ جب بیج ہی خالص نہیں ہوگا تو فصل کیسے ہم کاشت کر سکتے ہیں اور ان سے کیسے بہتر پیداوار لے سکتے ہیں.
सेकंड नंबर पे जब खाद की बारी आती है तो खाद भी जो है या तो वो शॉर्ट कर दी जाती है, मार्केट से गायब हो जाती है, वो स्टॉकिस्ट जो है वो उनको स्टॉक कर लेते हैं, वो टाइम पे मिलती नहीं है, मिलती है तो उसकी कास्ट इतनी बड़ी होती है कि वो फिर एक्सपेंडिचर्स मीट नहीं होते और वो भी प्योर नहीं मिल रही। सही। तो ये फिर अगले लेवल पे जब आपके पास जो पेस्टिसाइड का मरहला आता है वीड्स के हवाले से या फंजासाइड या वीडासाइड, तो उसमें भी वो भी इम्प्योरिटी है उनमें। तो फिर ये बेसिक मसाइल हैं जिसकी वजह से किसान पिस रहा है। इससे आगे फिर मंडियां हैं, फिर आगे उसके बेचने के मरहले हैं, और इन सब में जब पहला मरहला ही आप अच्छे से नहीं कर सकेंगे तो आप कैसे ये सोच सकते हैं। और फिर आप ये देखें कि ज़राअत को पाकिस्तान जब बना था तो ये दो चीजें थी कि एक तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और इसकी मईशत ज़राअत के हवाले से गिनी जाती थी। पाकिस्तान का इस वक्त कुल रकबा का तकरीबन 47% ऐसा है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। सही। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 64% जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि 64% आबादी को आप निगलेक्ट करके बाकी आबादी से उसमें फिर कितने लोग ऐसे आ जाते हैं, जो बच्चे आ जाते हैं, जो और लोग आ जाते हैं। तो आप 64% को निगलेक्ट करके और अगर आप सोच रहे हैं कि आप मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे तो ये ख्याल ही हो सकता है, और इसके ऊपर फिर कोई जिंदा रहना चाहता है तो रहे, लेकिन इस आबादी को निगलेक्ट करके आप नहीं आगे चल सकते। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुतासिर भी हम ज़राअत को देखते हैं कि ये चीज हो रही है जी। अच्छा, हमारी इम्पोर्ट हम उस तरफ तो जाते हैं, एक्सपोर्ट को हम बेहतर नहीं करते। इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे हमें मसाइल का सामना रहता है, जो क्वालिटी आ गई, लेकिन ये है कि तमाम चीजें जो हैं वो तभी बेहतर हो सकती हैं जब रियासत भी इसकी जिम्मेदारी ले। जी बिल्कुल ऐसे। हम जिस हद तक हम काश्तकार हैं, हम अपना 110% देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर आप तरक्की करवाना चाहते हैं तो इस 64% पॉपुलेशन को साथ लेके चलना पड़ेगा। हम किसान अनाज पैदा करते हैं जी। अनाज इस वक्त पूरे होल वर्ल्ड की नीड है। अनाज आप किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट करके एक अच्छे ज़रा मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं, डॉलर्स ला सकते हैं। ठीक है, हम जब होंगे ना खुशहाल तो ये पूरी इंडस्ट्री हमसे चलती है। हम कपास आएगी, हम किसान कपास काश्त करेगा और फसलें काश्त करेगा, हमसे जुड़े हुए मुलाजमीन होते हैं, आगे उनकी एक पूरी इंडस्ट्री चलती है, पूरा मुल्क चलता है। जब हम बदहाल होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये होगा कि पूरा मुल्क बदहाली की तरफ जाएगा। किसान खुशहाल होगा तो फिर मुल्क भी खुशहाल, बिल्कुल खुशहाल। मेहरान साहब से भी जानेंगे इस टाइम टिम्बर मार्केट के भी हम मसाइलों को क्योंकि उजागर करते रहते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो हैं हम ये चाहते हैं कि हुक्मरानों तक जो है वो लाजमी जाए। इस टाइम टिम्बर मार्केट के भी बहुत सारे मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे नुमाइंदगी का ये मौका फराहम किया टिम्बर मार्केट की। अब टिम्बर मार्केट में अमूमन गाहे बगाहे हम लोग एहतजाज करते रहते हैं अपने मसाइल के हवाले से, लेकिन हमें आज तक उसके हवाले से कुछ भी पेशरफ्त नजर नहीं आई। अब हमारा जो टिम्बर मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो कई हजार घरानों पर मुश्तमिल लोग जो अपने घरों का पेट पाल रहे हैं यहाँ से, उनको बिजली के हवाले से, रोड के हवाले से, लटकती बिजली की तारों के हवाले से, खड़े हुए पानी के हवाले से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक मसाइल नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, और बार बार हमारे एहतजाज के बावजूद PHA का महकमा देख लें, वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट हैं, हमारे पूरी टिम्बर मार्केट में सिर्फ एक पार्क है, यूसुफ रजा गिलानी पार्क, लेकिन वहाँ पर भी नशेइयों के डेरे हैं। वहाँ पर अमला यकीनन होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो घर बैठ के तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन सफाई का, उसकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। इसी तरीके से वहाँ पर अगर हम कोई मेडिकल के हवाले से देखें कि पूरी टिम्बर मार्केट में कोई अगर आरे में किसी का हाथ आ जाए या कोई इस तरह की कोई भी परेशानी बन जाए तो वहाँ पर मेडिकल की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि हमारी टिम्बर मार्केट करोड़ों रुपए कमा कर देती है मुल्क को। जैसे मेरे भाई ने कहा कि भाई हर शोबा एक किरदार अदा कर रहा है मुल्क की तरक्की में, तो हमारी टिम्बर का इसी तरह बहुत अहम किरदार है पूरे मुल्क में, लेकिन उस किरदार से फायदा तो उठाया जाता है, उसको फायदा नहीं दिया जाता। हमारे वहाँ पर अगर आप देखें कि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो 5 की गाड़ियां टिम्बर में
जगह होने के बावजूद 15 मिनट से पहले नहीं पहुंचती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, खड़ी है, ड्राइवर मौके पर मौजूद नहीं है, इस तरह के कई मसाइल हैं। और इसी तरीक़ा से बैंकिंग सिस्टम, डकैतियाँ आम है हमारे टिम्बर में कि जब शहरी घर से पैसे लेकर निकलता है तो वो पहुंचने से पहले नाके लगा के खड़े होते हैं ये लूटने वाले। तो पुलिस की चौकी कोई नहीं है वहाँ पर हमारे पास, हालांकि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर कोई पुलिस की चौकी होनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कभी हमारे एहतजाज करने पर पुलिस हमें मुतमईन करने के लिए गश्त करने के तौर पर कोई 2 मोटरसाइकिलें दे भी दे तो वो ऐसे अमला होता है कि जो वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय लूटना शुरू कर देता है। वो राह चलते मोटरसाइकिलों पर जाने आने वालों को लूटते हैं, अपनी पैदा फसूड़ी में लगते हैं, तो जिससे अमन कायम होने के बजाय मजीद खराब हो जाता है। और जब ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो कारोबार जब नहीं होगा, लाइट के शेड्यूल के ना होने की वजह से हमारे मसाइल हैं बहुत सारे, तो बेरोज़गारी बढ़ती है। बेरोज़गारी बढ़ने से हर माशरे में चोरी, डकैतियाँ, क्राइम में इजाफा होता है। अच्छा, अभी क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इस टाइम मेन जो है वो बिजली महंगी हुई, तो बिजली महंगी होने के साथ जो है वो तमाम लोगों को इस टाइम सफर करना पड़ रहा है। अच्छा, आम दिनों में कमर्शियल यूनिट की बात करें तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बिल्कुल, इसमें जो गरीब काम करने वाले लोग थे इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, आपने भी देखा होगा, हम माशरे का हिस्सा है कि कोई अपने बच्चों की बालियां बेच के बिल भर रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेचकर बिल भर रहा है, वो एक दफा भर भी देगा तो वो बेचारा नेक्स्ट मंथ क्या करेगा? हुकूमत की पॉलिसियां समझ नहीं आती। अगर फर्ज करे किसी घर में आज शादी है और अगर उसने 200 यूनिट से ज्यादा बिजली यूज कर ली है या उसके घर में कोई गम हो गया है, उसके 10 दिन बिजली ज्यादा यूज हो गया, उसको क्या सजा है कि वो अगले 6 माह तक वो बिल भरेगा? उसने क्या गुनाह किया? ये हमारी पॉलिसी साज जो है वो समझ नहीं आती कि किस टाइप के लोग हैं जिनको अवाम से कोई लेना देना नहीं है। अवाम के मसाइल को देखें, समझें, बिल्कुल है, तो वो फिर मसाइल का हल तलाश करें। हालांकि बहुत सारे हल हैं हमारे, हम खुद जब हम एक छोटे लेवल पर सोचने वाले लोग अच्छे मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं, तो वो तो जिस लेवल पर बैठे हैं उन्हें अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन वो मुखलिस नहीं है हमारे साथ। वो अवाम को सिर्फ निचोड़ना चाह रहे हैं, अवाम को परेशान करना चाह रहे हैं। वो पता नहीं किन की पॉलिसियों पे गामजन है जो हमारे पॉलिसी साहब हैं। तो वो अगर हमारे लिए सोचें तो वो बेचारा जो 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, एक तनख्वाह ले रहा है, वो बेचारा बिजली का बिल भरेगा, बच्चों की फीसें भरेगा, घर में राशन डालेगा। बहुत ज्यादा हमारी जिस तरह से मुश्किलात मसाइल बढ़े हैं, वो लोगों का इस तमाम चीजों को लेकर साथ चलना, सरवाइव करना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, अभी जिस तरह से हम बात करते हैं कि ताजिर जो हैं महंगाई के खिलाफ जो है वो यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, हड़तालें भी कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, क्योंकि जो हुकूमत बन गई है ना, इन्होंने सारी पार्टियों को तो हुकूमत में शामिल कर लिया है। अब एहतजाज की जो रहनुमाई करता है वो कौन करता है? किसी न किसी अपोजिशन पार्टी का कोई पार्टी ले हमारी जो है वो रहनुमाई करती है, हमारी आवाज बन के पार्लियामेंट में पहुंचती है, हमारी आवाज को उन तक पहुंचाती है। अब हमारी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है। हमने कई जगहों पर एहतजाज किए हैं, अभी हमारी जो तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किए हैं, लेकिन उनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ताकत इकट्ठी नहीं होगी, कोई हमें सुनेगा नहीं, तो वो कैसे उसका हल निकालेंगे? सही। अच्छा, वो ये कि मसाइल बहुत ज्यादा है और हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन उन मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। लेकिन जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस वक्त जो हमारे पास वसाइल थे बहुत कम वसाइल थे, लेकिन वो जो लोग थे मुखलिस थे पाकिस्तान के साथ। अब हमारे पास अलमिया ये है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग नापैद होते जा रहे हैं, जो मुल्क के लिए सोचें, जो आने वाली नस्लों के लिए सोचें और उनका हल तलाश करें मुस्तकिल बुनियादों पर। ऐसा बड़ा कम देखने को मिल रहा है। हाँ। अच्छा, इसी तरह से जो है हम आप नहीं समझते जिस तरह हमारे किसान तो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है, टैक्सेस की भी भरमार है, बिजली भी महंगी हो रही है, जिसकी वजह से किसान के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फसलों को पानी भी देना होता है, उसमें जो है वो एक अलहदा से आपका एक खर्चा जो है वो हर महीने जो है वो तैयार होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जो सोलर की तरफ है, हुकूमत ने कहा कि सोलर जो है वो दिया जाएगा और लोगों किसानों को जरा खुशहाल किया जाएगा, आया इस बात के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है? ये सिर्फ नारे हैं। जो कुछ किया जा रहा है इसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक आम काश्तकार तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, उसकी वहां तक रसाई भी नहीं है। सही है। एक जो फाइलर नॉन फाइलर की चीजें अब डाल दी गई हैं, और इसके अलावा आपने जैसे बात की कि बिजली के
पहले एक फिक्स चार्जेस थे बिजली के यूनिट के किसान के लिए, अब उनमें इतनी तब्दीली कर दी गई है कि अब एक्सपेंडिचर्स मीट ही नहीं हो सकते। हाँ। तो ये जो आप सोलर की बात कर रही हैं, इसका भी एक लेंथी प्रोसेस है। अब जो शख्स मेरा जैसे जिस मौजे से मैं बिलोंग करता हूं, उस मौजे का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है। ठीक है। तो मैंने जब मैसेज किया तो मुझे बता दिया गया कि आप एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब आपने मैसेज किया? जी मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जी आप एलिजिबल ही नहीं है। भाई क्यों एलिजिबल नहीं है? जी आपका रिकॉर्ड जो है ना कंप्यूटर सेंटर पे मौजूद नहीं है। अब कंप्यूटर सेंटर पे रिकॉर्ड मेरी वजह से तो नहीं है ना वहाँ। अच्छा, इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे, बात कर रहे थे हम। बात कर रहा था, आपने पूछा कि हुकूमती जो स्कीमें हैं, मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत वक्त से, कि ये इन चीज़ों पे वक्त ज़ाय किए बगैर आप इससे आगे हम चलते हैं। जो हो चुका वो हो चुका, इससे आगे अब कब तक वो भी राग हम अलापते रहें? आपने नहीं मानना और हमारे लिए भी नहीं सोचना, ना सोचा गया। चलें इससे आगे चलते हैं। इससे आगे का ये है कि हमें खाद, बीज, स्प्रे ये एक तो प्योर मिलने लग जाए ना, तो हम अपनी पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। जब पैदावार बेहतर हो जाएगी, पहले अगर एक किसान 40 मन गंदम या 35 मन गंदम ले रहा है, तो वो अगर 50 प्लस चला जाएगा तो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस उधर से मीट हो सकते हैं। लेकिन इधर भी कोई नहीं तवज्जो देने के लिए किसी को जरूरत नहीं है। असल में ये है कि करने के तरीके हजार हैं और ना करने के बहाने हजार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा अलमिया ही यही है, कोई नहीं करना चाहता किसी को। खाद जब एक गंदम को आज जरूरत है, तो वो आप अगर उसको, ये गंदम इतनी सेंसिटिव है कि अगर आपने एक पानी 10 दिन पहले लगा दिया तो उसकी एवरेज में कम से कम 8 से 10 मन का फर्क पड़ जाता है। अगर आपने वो पानी 10 दिन बाद लगाया तो तब भी उसकी एवरेज में 8 से 10 मन का फर्क पड़ जाता है। इसके साथ जब आपने फर्टिलाइजर तो देनी है, जब वो ही टाइम पे नहीं होगी तो इस बार तो ठीक है, आपने किसान के ऊपर ये सारा मलबा डाल दिया, क्या उसकी गंदम भी आपने नहीं खरीदी। पाकिस्तान कैसा मुल्क है कि गंदम खुद पैदा करता है और आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, और वो भी वो मंगवा रहे हैं कि जिसको जानवर भी नहीं खाते। उसकी वजह से पूरे मुल्क में बहरान आया। किसान है, इस 95% किसान वो है कि जो अपनी फसल आने से पहले अपनी फसल के पैसे खर्च कर चुका होता है, उसके ऊपर उधार होते हैं, वो उधार लेके अपनी फसल काश्त करता है। तो वो कहां से, जब उसकी गंदम नहीं खरीदी गई वो इशू बन गया। उसके बाद आगे सेस में तिल की फसल काश्त की उसने। तिल की फसल भी ये हुआ कि बारिशों की, ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, वो तिल की फसल भी सर्वाइव नहीं कर रही। अच्छा, फिर मकई का भी हमने देखा ये तो इंटरलिंक्ड है ना जी। आपकी गंदम डाउन होगी तो आपकी मकई डाउन हो जाएगी, उसका रेट डाउन हो जाएगा। मकई डाउन होगी तो आपका चावल का रेट कम हो जाएगा। जब साल में फसलें तो यही 3 है, और ये फसलें आपकी एक दूसरे के बाद ये डाउन चली जाएं तो किसान कहां से खाएगा? वो आगे मार्केट में सर्कुलेशन पैसे की कैसे होगी? आप बाहर कहां से एक्सपोर्ट करेंगे? कहां से डॉलर आएंगे? कहां से आपकी मईशत चलेगी? इनको सबसे पहले यही चाहिए कि ये चीजें पहले स्टार्ट से करें कि काश्तकारी से लेके आखिर तक के मामलात को, मरहले को। मरियम नवाज वैसे तो अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज में वो करती हैं कि जी मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं, सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है। एक पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो सिर्फ एक ज़राअत के तबके को अगर अहमियत दे देना, तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि आपकी मईशत को टेक ऑफ करने में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। आप आराम से इसको टेक ऑफ करवा सकते हैं पाकिस्तान की मईशत को, और बहुत अच्छा ज़र मुबादला ला सकते हैं। कोई बात है कि ये हमारे यहाँ अभी जिस तरह से गंदम की वजह से किसान को बहुत ज्यादा मुश्किलात रही हैं, तो आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो है अभी किसान जो है इस हवाले से कि हम नेक्स्ट जो है वो गंदम जो है वो काश्त करेंगे या फिर? जी मैं खुद अपनी ज़ात से स्टार्ट करता हूँ कि मैं खुद इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ कि आया कि मैं आगे गंदम काश्त करूं, मतलब एक सवालिया निशान आ जाता है ना, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपको उस फसल का आगे कोई फायदा ही नहीं हुआ, मतलब आपकी तमाम चीजें जो हैं वो जो आपने खर्च किया, अपनी एफर्ट्स पुट की, उसके ऊपर मेहनत की,
اس کا सिला जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिला? मैं इस साल जो मैं पर्सनली जो मैं अपना बताऊं कि मैं 20 से 25,000 पर एकड़ मैं लॉस में गया हूं। तो मैं जितनी भी गंदम काश्त की थी तो मैं तो लॉस में चला गया। मेरे पास अगली फसल के लिए फिर मैं उधार लूं, फिर मैं आगे काश्त करूं, फिर मैं आगे इस तरह, मैं पूरी किसान कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तो उसमें ये है कि अब सोच रहे हैं कि गंदम काश्त करें तो किस हद तक करें। अगर इस साल आपके वो टारगेट ही पूरे नहीं हो सकते, देन आपका जो आटा है वो कहां तक उसकी प्राइसेस हाइक कर जाएंगे, आप गरीब आवाम को कहां से देंगे। ये हमारी ये है कि आपने मांगने पे मजबूर कर दिया है, आपने एक फैसिलिटीज क्रिएट नहीं की लोगों के लिए कि आप करें। किसान जब खुशहाल होगा तो आपका आटा थोड़ा सस्ता कर दें। आपने बाहर से मंगवाना है, लोगों को लाइनों में लगाना है, उनसे भीख के तौर पे उनको देना है, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपने लोगों को बाशऊर करें कि वो काम करें। काम भी इसीलिए नहीं कर सकते कि जो करता है तो आप उसको करने नहीं देते, और जो नहीं करता आपने उसको भीख पे लगा दिया कि जी ये आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इतने पैसे ले लें, इतने पैसे आप इस चीज में ले लें। हमें ये चीजें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो हक है उसको प्रॉपर तरीके से भी एक पटड़ी पे चलने दें, तो तब भी ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। और यही तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है कि आप कहें कि जी हम इस तरह IMF से कर्जा ले लेंगे तब। अब IMF भी डिमांड कर रहा है कि आप किसानों पे भी कर्जा लगा दें, टैक्सेस लगा दें। अगर किसानों के ऊपर इसके अलावा और आगे टैक्स लग गए तो किसान क्या करेगा। इस साल की पहली फसल थी जब मई में गंदम आई, वो आपकी डाउन चली गई। उसके बाद जी आपका चावल आया, वो जो रेट पहले भी इतना नहीं चल रहा था, 4700 या 4400 चल रहा था, अब वो इस वक्त 2200-2300 पे आ गया है। आपकी मक्की जो थी वो पहले 4000 तक किसी जमाने में गई थी, लेकिन वो अब आके आपकी 1100-1200 में सेल आउट हो रही है। ये सारी फसलें तो हो गई खत्म। इसके बाद हम कहां से कमाएं, मुल्क को कहां से दें। IMF जो हमसे डिमांड कर रहे हैं वो कहां से करें, बिजली के बिल कहां से भरें, डीजल जो आपने प्राइसेस हाइक करके 270-75 पे पहुंचा दिए, कहां से ये एक्सपेंसेस मीट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। सर मजीद भी बात करेंगे, नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो मुल्तान शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें बेलगाम दिखाई देती हैं। सरकारी नरकों और मार्केट रेट में खुला तजाद बरकरार है। कुछ साख्ता महंगाई पर काबू पाने में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में सरकारी नरकों के मुताबिक अदरक का सरकारी रेट 552 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन मुसलसल एक हफ्ते से 370 रुपये बरकरार है, जबकि मार्केट में 460 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही फरोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की बात की जाए तो हरी मिर्च की कीमत में जो है 5 रुपये का इजाफा देखने में 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मार्केट में तकरीबन 190 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि टमाटर के सरकारी रेट में तकरीबन 8 रुपये कमी देखने में आई है, 92 रुपये से कम होकर तकरीबन 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में इस वक्त 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज के सरकारी रेट में तकरीबन 6 रुपये का इजाफा देखने में आया, 110 रुपये से बढ़ाकर 116 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकारी नरकों के मुताबिक मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 170 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर बुनियादी सब्जियों की बात की जाए जिसमें भिंडी का सरकारी रेट तो तकरीबन 154 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 220 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। इसी तरह फलों की बात की जाए तो फलों में मौसमी फलों में आम का जो सरकारी रेट है वो जो है वो अपनी इकसाम के हिसाब से अलग अलग मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मार्केट में जो है वो इस वक्त चौंसा आम और अनवर रतौल आम तकरीबन 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी नरकों में दोनों का सरकारी रेट तकरीबन 176 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। जबकि फजरी आम जो आम की इकसाम है उसका सरकारी रेट तकरीबन 90 रुपये मुकर्रर है, वो मार्केट में इस वक्त तकरीबन 145 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और दीगर फलों की बात की जाए जिसमें जो है वो आलू बुखारा और कुर्बानी के सरकारी रेट में जो है वो तकरीबन कमी देखने में आई है। आलू बुखारी का सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में
तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि खुबानी मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। और दीगर फलों की बात की जाए जिसमें जो है वो अमरूद का सरकारी रेट तकरीबन 130 रुपये, जबकि मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि नाशपाती का सरकारी रेट भी तकरीबन 140 रुपये, जबकि मार्केट में वो इस वक्त तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह ब्रायलर गोश्त की कीमत की बात की जाए तो ब्रायलर गोश्त जो है वो मार्केट में इस वक्त परचून के हिसाब से 587 रुपये मुकर्रर किया गया है सरकारी नरखों के मुताबिक, जबकि वो भी मार्केट में तकरीबन 30 रुपये इजाफे के साथ जो है वो तकरीबन 613 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी और फलों की कीमतों के साथ ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी जो है वो साख्ता महंगाई की लहर बरकरार रहने की वजह से शहरियों ने आला हुकाम से और ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के साथ कुछ साख्ता महंगाई पर भी कंट्रोल पाया जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद पावे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस आपका। अच्छा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे फसलों की, अब यही बात है कि हमारी जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो दिन ब दिन जो है वो महंगाई की तरफ जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे खुद साख्ता महंगाई जो है, जहां पर हम देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं, तो वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि हर शहरी जो है इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। इसमें मजीद भी बात करेंगे, नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जो आप मेन समझते हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारे, जिसमें हम बात कर रहे थे क्राइम रेशो बढ़ रही है, वहां पर ताजरों को इस हवाले से भी सिक्योरिटी के भी बहुत ज्यादा खदशात हैं, इस हवाले से भी बताइएगा क्या क्या मसाइल है वहाँ पर। ये मसाइल जैसे कि सिक्योरिटी के हैं, मैंने जैसे पहले अर्ज की कि हमारे पास जो थाना है वो थाना बहुत बड़े एक वसी एरिया को कवर करता है, जो जब हम उसको कॉल करते हैं किसी ऐसी परेशानी की सूरत में तो वो आधे घंटे से पहले आता ही नहीं, बल्कि अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की, एक डकैती हुई है जिसमें डकैतों ने एक बच्चे को गोली मारी है और उसके लिए हमें एहतजाज करके सड़क ब्लॉक करके ट्रैफिक रोक के पुलिस को बुलाना पड़ा। हमने जब कॉल की है 15 पर तो हमारी को कॉल किसी ने नहीं यानी कि उस पर रिस्पांस दिया और पुलिस का अमला कोई नहीं आया, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी रही। तो अब ये बेहिसी एक माशरे में चलती जा रही है और ये बेहिसी जो हमारे यहाँ स्ट्रीट क्राइम का बाइस बन रही है, वहाँ महंगाई का बाइस बन रही है। जब हमारे जो वज़रा बैठे हुए हैं, जो हुकूमती लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, वहां से ये चलता है, सिलसिला शुरू होता है और नीचे तक पहुंचता है। अभी जैसे मेरे दोस्त ने बात की बिजली और पेट्रोल, ये दोनों बुनियादी जरूरतें हैं महंगाई की। महंगाई जब बढ़ती है तो सारा कारोबार दुनिया में जो भी होता है, हम अपने मुल्क में अगर देखें तो वो रुक जाता है। जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं होंगे तो वो हमारी लकड़ी का काम, हमारे दरवाजों का काम, हमारे फर्नीचर का काम, हमारे जो भी लकड़ी से टिम्बर मार्केट से रिलेटेड है वो सब रुक जाएंगे। अब बिजली और पेट्रोल के वाले, जब हम पेट्रोल की बात करें इस वक्त तकरीबन 270 रुपये लीटर पेट्रोल है, जबकि अगर हम पीछे रेट देखें तो 160 रुपये तमाम टैक्सेस, हुकूमत के टैक्सेस लगाकर 160-65 से ज्यादा लीटर नहीं पड़ता, लेकिन 70-80 रुपये फिर हुकूमत लेती है, जिसका कोई जवाब दे नहीं है कि वो पैसा किस मद में ले रही है, कहाँ जा रहा है। बिजली के बिल हम उठाकर अगर देखें, पहले हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे जुनैद, और वो इस लॉ एक्सपर्ट, वो इस हवाले से बात भी कर रहे थे जो टैक्सेस की भरमार है, जिसमें वो ये भी इस चीज को भी उन्होंने निशानदेही की है कि हम बजट के आने से पहले तमाम चीजें जो है अवेयरनेस के तौर पे हम ताजरों को भी बता रहे होते हैं कि ये चीजें जो तमाम हैं ये आने वाली हैं और इस हवाले से आपको जो है कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए या इसमें आप अपना किरदार जरूर अदा करें। लेकिन उस टाइम तक जब तक टैक्सों की भरमार हो जाती है और उसके बाद हम जब देखते हैं तो उसके बाद तमाम ताजिर जो हैं वो इस हवाले से परेशानी का इजहार करते हैं कि आया हम पर अब इतने मजीद जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, तो उससे पहले क्यों नहीं आप लोग। देखिए, हमारा जो ताजिर बिरादरी में ज्यादातर तबका है ना वो कम पढ़ा लिखा तबका है, अब वो उस चीज को अवेयरनेस उसको नहीं मिलती जो हुकूमत देना चाहती है, और हुकूमत जो अवेयरनेस देती है वो भी खुले लफ्जों में नहीं होती, वो एक बम की शक्ल में आवाम के ऊपर गिरती है। अब आप देखें जो बिजली के ऊपर टैक्स लगाए हैं, ये जो हम जो विद होल्डिंग टैक्स उन्होंने लगा दिया है दुकानदार के ऊपर, अभी वो सब टैक्सेस हैं जो अचानक बम की शक्ल में हम दुकानदारों के ऊपर आ गिरे हैं। अभी पिछले 3 दिन हड़तालें की हैं, टिम्बर मार्केट के अलावा सब्जी मंडी सारी पूरे मुल्क में एक मुतफक्का तौर पर हड़ताल
दी है, जो हुकूमत को पैगाम दिया गया है कि वो जो टैक्स उन्होंने लगाए हैं उनको हमें कबूल नहीं है। वो उन्होंने कोई टीम मुशावरत के लिए नहीं बनाई कि वो ताजरों से मिलकर कोई मुशावरत करें, कोई ताजरों से मिलकर कोई दरमियान का रास्ता निकालें, कोई हल तलाश करें, क्योंकि ये सारा जो महंगाई का एक मलबा ये गिरता है आवाम के ऊपर। आवाम पहले ही महंगाई में पिस रही है और फिर मजीद उसके बाद टैक्सेस की भरमार, टैक्सेस। अब आप बिजली का बिल अगर उठा के देखें तो आपको 10 तरह के टैक्स नजर आएंगे, जो इजाफी टैक्स यानी कि नीलम झूलम टैक्स के अलावा फिर उसके ऊपर 4-5 टैक्स, इस तरह इनकम टैक्स 4 तरह के लगाए हुए हैं उन्होंने। फिर हुकूमत कहती है कि ताजी टैक्स नहीं देता, यहाँ तो माचिस की डब्बी भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। तो ये हुकूमत जो है उन्हें हमारी वो कुर्बानियां, वो टैक्सेस नजर नहीं आते। हुकूमत बेसिकली जो भी आती है वो सिर्फ वोट खरीदने की पॉलिसियां बनाती है, जैसे कि वो बेनजीर इनकम प्रोग्राम या वो सेहत कार्ड या जो भी इस तरह की चीजें हैं, तो वो सोचते हैं हम वोट खरीद लें। वो बाकायदा तौर पर अगर जिस एरिया में हुकूमत ने जो खवातीन के लिए पैसा मुख्तस किया है कि ये हम बेनजीर इनकम प्रोग्राम में देंगे, अगर उतने ही बजट में वो कोई फैक्ट्री लगा दें जिसके अंदर वो खवातीन, वही खवातीन जो हुकूमत ने मुंतखब की, वो काम करें, सोलर पर वो फैक्ट्री चले, तो वो एक इज्जत वाला रोजगार उन्हें मिले। और वो जो बच्चा अपनी वालदा को, बहन को, बुजुर्ग को लाइन में लगे हुए फकीर बने देखते जवान हो रहा है, वो उसकी खुद ही खत्म हो रही है, वो उसकी खुददारी खत्म हो रही है। हुकूमत की तरफ से आप लोगों के हवाले से बात करें तो कोई इस तरह की ताजरों के हवाले से कोई बातचीत, कोई इस तरह की बातचीत उन्होंने नहीं की। कोई अभी ऐसा लाएअमल नहीं बनाया कि वो मिलकर हमारे लिए कोई रास्ता निकालें कि जिसके लिए हमारे लिए काम करना आसान हो। तो अभी ताजरों का नेक्स्ट क्या लाएअमल होगा आप तमाम लोगों का? अभी ताजिर तो देख रहे हैं कि हमने अपना पैगाम दिया हड़ताल की सूरत में हुकूमत को, और ये पैगाम अगर वो अच्छे तरीके से समझे और हमसे मुशावरत करें तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज एक वसी हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी और मुल्क एक अनारकी की तरफ जाएगा, जिसका सारे का सारा जिम्मेदारी मैं कहूंगा कि हुकूमत के ऊपर होगी। हुकूमत जो है, जब हमारा पोर्ट पर जो लकड़ी आती है वहां से लेकर, अब पोर्ट को इतना मुश्किल बनाया है हुकूमत ने कि आम इंसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद वो अगर मंगवा भी ले माल तो उसको क्लियरनेस में इतने उसको मसाइल पैदा कर दिए हैं कि मुल्क की तरक्की का पहिया रुक जाता है। फिर वो वहां से जो शुरुआत शुरू होती है महंगाई की, रिश्वत दे के पैसे लगाकर ओवर खर्चा हो जाता है उसके ऊपर। फिर वो जो वहां से गाड़ी चलती है, पेट्रोल महंगा होने की सूरत में जो कैरिज महंगा पड़ जाता है, वो सब मसाइल, जैसे कि हमारी दाल, सब्जी, आटा, वो भी अगर देहात से उठकर हमारे शहर में आएगा तो वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो महंगा होगा। फिर उसकी जब शक्ल चेंज होगी शहर में आकर, हमारे कारखाने में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी टिम्बर में कोई भी चीज आएगी, और जब हम उसको शक्ल चेंज करेंगे तो वो शक्ल चेंज बिजली के ऊपर होगी उसकी। बिजली के महंगा होने की वजह से वो फिर एक महंगाई का तूफान आ जाता है। 2 बुनियादी चीजें हैं, पेट्रोल और बिजली। आप इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुल्क में आप कभी भी आसानियां, मैशियत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। आप सब्जी, जैसे अभी रिपोर्ट चल रही थी कि भले सस्ती हुई है लेकिन खुद साख्ता महंगाई है, दालें भले सस्ती हुई हो लेकिन वो आवाम तक नहीं पहुंचती। तो उसके ऊपर हमें जो कमेटियां बनाई गई हैं गवर्नमेंट ने, वो काम करें, वो आवाम का सोचें और इस पूरे सिस्टम को देखते हुए सहूलियात दें आवाम को। जो हुकूमत फैसले कर रही है उसका जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा जरूरी है कि अगर अपने मुल्क की मईशत को बेहतर कर रहा है, उसमें तो चीजें आ जाती हैं, जिस तरह हम ताजरों के देख लें या किसानों के मसाइल हैं, ये दोनों लोग जो हैं वो मईशत में मैं समझती हूँ रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं मईशत में। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो हमारे ज़राई शोबे हैं उनमें उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? उसमें क्या हुकूमत जो है वो क्या पॉलिसियां जो है वो बनाई, इस पे बात करूंगी, इनसे जवाब लूंगी। नाज़रीन विभिन्न जाना ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी, मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से हम अपनी ज़राई शोबात को जो है वो उनको बेहतर कर सकते हैं, क्या पॉलिसियां बनानी चाहिए, और इसमें जो हमारी रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, वो क्या अपना रोल प्ले कर सकती है? सबसे पहली बात, रियासत माँ है और माँ ने ही घर चलाना है। बात यह है कि हमें सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी कि हम क्या ज़राअत बचाना भी चाहते हैं, क्या हम अपने मुल्क को तरक्की की डगर पे लाना भी चाहते हैं। ये प्रायोरिटीज अगर हम सेट कर लेंगे देन फिर इस पे चलना आसान हो जाएगा। आप फिर उसको स्टार्ट से लें, आप सब्सिडी दें बिजली में, आप सब्सिडी दें पेट्रोल डीजल में। आपने सब्सिडी देने में भी इतना मुश्किल तरीकाकार अपना दिया है कि
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ہم اس ملک کو پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں, اناج پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں. ہم اناج آج پروڈیوس کرنا بند کر دیں, آپ کہاں سے اتنے مہنگے داموں منگوائیں گے, پھر کھائیں گے. آم کی بھی ہم بات کریں, اس دفعہ ایکسپورٹ کے حوالے سے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی شو کیا, اس نے ایکسپورٹ کے حوالے سے کافی بہتری آئی ہے آم کے حوالے سے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے. جی اس میں بالکل بہتری آئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹچ آپ کا یہ آ گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلی آئی ہے, اس بار جو آموں پہ پھل سٹارٹنگ میں فروٹنگ ہوئی وہ بہت زیادہ گر گئی, آپ کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو سکا, اس کے بعد بارشیں اتنی آ گئیں, آندھیاں اتنی آ گئیں کہ آپ کی وہ جو پیداوار تھی وہ جس لیول پہ جانا چاہیے تھی وہ وہاں تک جا ہی نہیں سکی. آم لیٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا نا, یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو آ رہا ہے. آپ اس طرح کی جو اب بارشیں اور یہ یالہ باری اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اس سال ٹیمپریچر کہاں تک جا چکا ہے. آپ کا آم ایک بہت سینسٹیو ہے, وہ اتنی نہ تو ہیٹ برداشت کر سکتا ہے, اور رات کو ٹیمپریچر پچھلے دنوں ڈاؤن رہا ہے, رات کو ڈاؤن ہو جاتا تھا, دن میں بہت زیادہ ہائی ہو جاتا تھا, وہ اس کی وجہ سے آم بہت زیادہ اس کو خراب ہوا ہے, وہ گرا ہے. اور یہ چیزیں اس طرح انہی پہ توجہ دینی پڑے گی, کلائمیٹ چینج پہ توجہ دینی پڑے گی. ملتان ایک گنا جاتا تھا آموں کے حوالے سے بہت مشہور, آپ کے ملتان میں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن کے آم کے درخت جو ایک تیار ہوتا ہے 20-25 سال میں جا کے درخت تیار ہوتا ہے, آپ نے اس کو بے دردی سے 1 گھنٹے میں کٹ کر کے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا تار کا سر کر لیا. تو انہی چیزوں پہ توجہ دینی پڑے گی. آپ کا ریگستان پڑا ہے, آپ نے جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی ہے نا, جو اس وقت بن رہی ہیں, لٹرلی وہ ان لوگوں کے لیے بن رہی ہیں. ایک غریب جو طبقہ ہے نا, یا سفید پوش لوگ ہیں, وہ دوسرا گھر افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جنہوں نے جو جس گھر میں بیٹھا نا, آج اس کی اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرا کسی ہائی سوسائٹی میں لے سکے. وہ لوگ لے رہے ہیں جن کے پاس پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے, اور وہ وہاں گھر لے رہے ہیں. تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. آپ کا ریگستان پڑا ہے, جو بنجر ہے زمین, آپ اس کے اوپر جتنی مرضی ہاؤسنگ سوسائٹی. آپ ایک ایگریکلچر لینڈ کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں, اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ملتان کا ٹیمپریچر بھی نارمل رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سٹارٹ کریں کھاد بیج اسپرے سے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی, آپ نے جیسے بات کی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. اویلیبلٹی کو یقینی بنانا چاہیے, اس کی پیورٹی کو یقینی بنانا چاہیے. اچھا, بلیک میں بھی تو پھر چیزیں وہ مل رہی ہوتی ہیں, وہ کسان کے لیے زیادہ, یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اس کی اویلیبلٹی کو ٹائم پہ جو ہے نا وہ اویل ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے منڈی. منڈیوں میں جب آپ کی چیز پہنچتی ہے, یہاں سے جب کسان تک جاتی ہے, تب بھی کسان 14 قسم کے درمیان میں کمیشن بھرتا ہے. جب کسان اپنی جگہ سے اٹھاتا ہے اور منڈیوں تک لے جاتا ہے اپنی فصل کو, تب بھی 14 قسم کے وہ رشوتیں دے کے, اپنے آپ کے کمیشن دے کے, اور اس کے بعد وہ جا کے وہاں تک پہنچتا ہے. آپ کی کپاس جو ہے, حکومت کو چاہیے کہ حکومت ہر سال اعلان کرے کہ اس سال کی جو فصلات ہیں وہ یہ ہیں, جو شخص یہ فصلیں کاشت کرے گا اس کی ہمارے ملک میں کمی ہے یا یہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. حکومت اعلان کر دے کہ ہر کاشتکار یہ والی فصلیں کاشت کرے, اس کی یہ ہم فصل خریدیں گے, اتنی ہمارے ملک کی کنزمپشن ہے وہ میٹ کریں گے, اور اتنی ہم باہر بھیج دیں گے. یہ ہمارے تو ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں آپ خود دیکھ لیں کہ الٹی ڈگر چلتی ہے کہ پہلے سڑک بن جاتی ہے, پھر اس میں سیوریج ڈالی جاتی ہے, پھر اس کو دوبارہ ریپیئر کیا جاتا ہے, دین اس میں پھر آپ کے واسا والے پانی کی پائپ لائن ڈالنے آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ نے ایک پلان ہی نہیں دینا تو پھر یہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہی ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ہم 3 پرسن ہیں, ابھی 64% میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 64% پاپولیشن ہے جو ایگریکلچر بیسڈ ہے. آپ اس کو ایک سائٹ پہ کر کے بٹھا دیں تو آپ اس کے بعد 36% سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ ملک چلا لیں گے. اس میں کتنی فوج ہے, کتنی آپ کی ایجنسیز ہیں, کتنی, یہ ساری چیزیں وہ نکال کے آپ کے پاس ٹوٹل کمانے والا طبقہ کتنا بچ جائے گا جو آپ کے ملک کو کما کے دے گا. یہ 64% ہے, یہ آپ کو ڈالر لا کے دے سکتا ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, یہ خوشحال ہوگا, آپ کا ہر طبقہ خوشحال ہو جائے گا. 47% آپ کی پورے پاکستان کی جو زمین ہے
اس کا 47% ایگریکلچر ہے بیسڈ ہے. اب 47% کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ کہیں کہ باقی سے اس میں کتنی جگہ دریا لے جاتا ہے, کتنی جگہ سمندر لے جاتا ہے, کتنے پہاڑ ہیں, تو باقی جگہ بچتی کتنی ہے جہاں پہ آپ انڈسٹری جتنی بھی لگا لیں تو اس کو چلانے کے لیے تو حال بھی ہم نے اب آپ کے سامنے ہی ہے, کتنی انڈسٹریز تو ہماری بند ہو چکی ہیں, اور آنے والے ٹائم میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹیکسز کی یہی بھرمار رہی اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے مشکلات نہیں تو پھر ہمارے لیے سروائیو کرنا نہایت مشکل ہو جائے گا. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی میں بالکل اپنی حکومت سے میسج دینا چاہوں گا کہ خدارہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو میرٹ پر بھرتی کریں تاکہ ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہو, وہ ان کے حل کے لیے کوشش کریں, نہ کہ صرف اے سی والے روم میں بیٹھ کر وہ کاغذوں کے اوپر اپنے پلان بناتے رہیں اور عوام کو مشکلات میں دھکیلتے رہیں. تو خدارہ عوام میں بیٹھیں, عوام کے مسائل کو سمجھیں, عوام کے مسائل کو دیکھیں اور ان کے حل کے لیے مستقل بنیادوں پر پالیسی بنائیں. یہ لوگوں کو, عوام کو فقیری کی طرف نہ لے کے جائیں, لائنوں میں نہ لگائیں, اسی پیسے سے ووٹ خریدنے کی بجائے عوام کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کریں, ملک کو قوم بنانے کی کوشش کریں, ملک کے اندر حب الوطنی کا جذبہ پیدا کریں. اسی پیسے سے ایسی فیکٹریاں, ایسے کارخانے لگائیں جو لوگوں کو لائن میں لگنے کے بجائے نوکریاں ملیں اور وہ نوکریاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ اچھے سے پال سکیں. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.